सैमसंग, यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या बात आती है? मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली एक कंपनी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सैमसंग ना सिर्फ फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, केमिकल्स, बल्कि इसी तरह के 80 किस्म के और सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है। और ना सिर्फ इतना, सैमसंग ना सिर्फ साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि साउथ कोरिया पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है कि बहुत से लोग रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया की बजाय साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ सैमसंग कहते हैं। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। सैमसंग की शुरुआत हुई थी 1938 में एक छोटे से स्टोर से, जो कि आपके ख्याल में शायद एक इलेक्ट्रिक स्टोर होगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 1938 में सैमसंग ने मछली, सब्जी और नूडल्स बेचने से शुरुआत की थी और कई सालों तक सैमसंग का बिजनेस सिर्फ यही था। अब यहाँ पर हम टाइम को स्किप करते हैं और चलते हैं 1950 में, जहाँ पर कोरियन वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से कोरिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी, जिसकी वजह से कोरिया को एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट पर डिपेंड होना पड़ रहा था। और यही वजह थी कि कोरिया को अपनी बेसिक चीज़ें भी दूसरी कंट्रीज से मंगवानी पड़ रही थी। और बस यहीं पर सैमसंग के फाउंडर ली ब्योंग चुल के दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया। जो आइडिया ये था कि अपने ही मुल्क की चीज़ों को यूज़ करके अपने ही मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। और यही वो वक्त था जब सैमसंग ग्रोसरी से शुगर रिफाइनरी पर शिफ्ट हो गई। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कोरिया आज भी 1.49 मिलियन टन्स शुगर केन गन्ना प्रोड्यूस करता है। और उस वक्त इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सैमसंग ने गन्ने से चीनी बनाकर चीनी की एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन ये शुगर रिफाइनरी का आइडिया इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी ली की सोच थी। चूँकि ली सैमसंग को इससे कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी बनाना चाहते थे, इसलिए 1960 में अपनी शुगर मिल्स और उसके प्रॉफिट को भी बेच दिया। और यहाँ से शुरुआत हुई सैमसंग के एक नए दौर की, यानी कि सैमसंग रिटेल्स, सैमसंग टेक्सटाइल, सैमसंग फाइनेंस और सैमसंग इंश्योरेंस में सैमसंग का नाम उभर कर सामने आना शुरू हो गया। और सैमसंग आज भी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। ली ने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके सैमसंग की इतनी ज़्यादा शाखें बना दी कि सैमसंग का ग्राफ ऊपर से ऊपर की तरफ ही चलता चला गया। और सैमसंग इतनी पावरफुल कंपनी बन गई कि सैमसंग की एक शाख किसी वजह से टूट भी जाए तो सैमसंग नाम के दरख्त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ कब आई? 1970 में सैमसंग कोरिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी और कोरियन सेमीकंडक्टर्स में सैमसंग के 50% स्टॉक्स थे। और उसी वक्त ली ने यह महसूस किया कि आने वाला दौर इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है और ली ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए 1971 में सैमसंग का पहला टीवी लॉन्च कर दिया। और बस फिर इसके बाद वक्त के साथ साथ सैमसंग ने जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए। अब जहां सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल रही थी, वहीं एक मसला भी खड़ा हो गया, और वो ये कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स या सेमीकंडक्टर्स लगते थे, वो तमाम के तमाम इंपोर्ट करने पड़ते थे। और यही वो वजह थी कि सैमसंग को उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था जितना कि ली चाहते थे। और बस इसी मसले को ख़त्म करने के लिए सैमसंग ने 1983 में एक ऐसी कंपनी को ख़रीद लिया जहां पर टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स भी बनाए जाते थे। और यहीं पर सैमसंग ने एक तीर से दो शिकार कर लिए, यानी कि अपने कंपोनेंट्स बनाने के साथ साथ दूसरी कंपनीज को भी सैमसंग ने वो कंपोनेंट्स बेचना शुरू कर दिए। और बस फिर 1990 के आते आते सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी चिप प्रोडक्शन कंपनी बन गई। और बस यही वो वक्त था जब सैमसंग टेलीफोन बोर्ड्स के साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स की प्रोडक्शन में भी सामने आ गया। पर इसी दौरान प्रोडक्शन के साथ साथ सैमसंग पूरी दुनिया में अपने प्रेजेंस को भी अच्छी तरह से बढ़ा रहा था। प्रोडक्शन के साथ साथ 1980s में सैमसंग ने जर्मनी, यूके, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे और बहुत से ममालिक में अपने ऑफिसेस बनाना शुरू कर दिए थे। और अब जब सैमसंग का ग्राफ ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा था और सैमसंग बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही थी, वहीं पर सैमसंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब 1987 में ली ब्योंग चुल की डेथ हो गई। अब ली की डेथ के बाद सैमसंग को एक बहुत बड़ा झटका तो लगा था, मगर यहीं पर सैमसंग को संभाला ली के बेटे ली कुन ही ने, क्योंकि कोरिया की रिवायत के मुताबिक
बिजनेस फाउंडर का कोई फैमिली मेंबर ही बिजनेस की टॉप पोजीशन पर हो सकता है। कुन ही भी अपने बाप ली ही की तरह सोचता था और उसे पता था कि टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स यही फ्यूचर होने वाला है। और यहीं पर कुन ही ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग सेमीकंडक्टर को इकट्ठा कर दिया। और यही वो वजह थी और सैमसंग का टर्निंग पॉइंट भी था, जिसकी वजह से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग का मेन बिजनेस बन गया। मगर यहाँ पर कुन ही भी अपने बाप ही की तरह सैमसंग को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे, जिसकी वजह से 1998 में सैमसंग ने अपनी पहली कार भी लॉन्च कर दी। और अब सैमसंग अनस्टॉपेबल हो चुकी थी और 2005 तक सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी LCD पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गई। और 2005 में ही सैमसंग को US की मोबाइल मार्केट का लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो थी सैमसंग की स्टोरी, मगर सैमसंग और किन किन फील्ड्स में बहुत आगे है जिनका हमें इल्म भी नहीं है, जैसा कि सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग। इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा को बनाने के पीछे सैमसंग का भी हाथ है और दुनिया का सबसे ऊंचा ट्विन टावर भी सैमसंग ने ही बनाया था। यानी कि कंस्ट्रक्शंस के हवाले से भी सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आती है सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज। ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज में से एक है और कोरिया की टॉप 3 शिप बिल्डिंग कंपनीज में भी सैमसंग का नाम आता है। और साउथ कोरिया की मिलिट्री के लिए टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक के फाइटर जेट्स भी सैमसंग ही बनाता है। सैमसंग ना सिर्फ साउथ कोरिया के सबसे बड़े थीम पार्क का ओनर है, बल्कि सैमसंग के खुद के 15 से 20 होटल्स भी मौजूद हैं। और ये सुनकर तो शायद आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि साउथ कोरिया के एक टाउन का नाम ही सैमसंग टाउन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में सैमसंग की एक नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी के साथ साथ एक खुद का हॉस्पिटल भी है जिसका नाम सैमसंग मेडिकल सेंटर है। अब एक बात तो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि सैमसंग के बारे में आप जितना भी जानते थे, सैमसंग उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। यहाँ तक कि सैमसंग साउथ कोरिया की टोटल इकोनॉमी में 17 to 20% कंट्रीब्यूशन करता है। यानी कि एक कंपनी पूरे साउथ कोरिया की 17 to 20% GDP को अपने कंधों पर उठाए हुए है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ सैमसंग भी कहते हैं। कुल मिलाकर सैमसंग एक तरफ नहीं बल्कि अपनी शाखों को इतनी तरफ फैला चुकी है जिसका शायद कोई आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप सैमसंग के बारे में इतना जानते थे या नहीं? और क्या सैमसंग आपकी भी लाइफ का कहीं ना कहीं हिस्सा बना हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाली हैं। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।